उत्तराखंड की लंबी देर खदानों के बारे में कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं। शायद यहाँ जितने लोग हैं उतनी ही कहानी आपको सुनने को मिलेंगी। जब मैं 2015 में इन खदानों में गया था तो मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि मैं किस बुरे सपने को देखने जा रहा हूँ। लेकिन एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होने के कारण मुझे इस बात का आनंद भी है कि मुझे खुद ये जानने का, ये देखने का मौका मिला था कि वहाँ के स्थानीय लोग इस जगह को अभिशाप की तरह क्यों मानते हैं। ये कोई अज्ञात प्रेतवादित गांव नहीं है। स्थानीय लोग अक्सर 1996 में घटी एक घटना के बारे में बात करते हैं, जब 20,000 की संख्या में खदान के मजदूर रहस्यमय तरीके से इन खदानों में फंस गए और अंततः उनकी मौत हो गई। अब इस 20,000 संख्या को सुनकर अगर आप कमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं कि मृत लोगों की संख्या गलत है, तो थोड़ा धीरज रखें और कहानी को आगे पूरा सुनें। जैसा कि मैंने इस जगह पर अनुभव किया था, आज भी खामोश रातों में आप खदान से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही इन पीड़ित आत्माओं की चीखें सुन सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको उत्तराखंड के इस ऊंचे प्रेतवादी स्थान पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैंने साइट विच के मिथक को जाना था। हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसका अनुवाद नमक की चुड़ैल होगा, जिसने इस जगह को एक श्राप दिया था और कहते हैं कि आज भी वो वही है। खदान में उस चुड़ैल की खोजबीन करते करते मैं अपनी मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। जनवरी 2015 में जब मैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली में एक मीडिया कंपनी के साथ काम कर रहा था, तब मुझे एक कॉल आया जो मुझे मेरे जीवन के सबसे भयानक और खौफनाक अनुभव में से एक में ले गया था। कॉल देहरादून से आई थी और कॉल करने वाला दीपांशु नाम का एक रियल एस्टेट ब्रोकर था। वो बिना दूसरी कोई बात किए अपनी कहानी सुनाने लगा। पहले तो उसने बहुत संक्षेप में मुझे बताया कि उसने इंटरनेट पर मेरे कुछ वीडियो देखे थे और वहीं से उसे पता चला कि मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। और फिर उसने मुझे पूछा क्या मुझे उसके लिए जांच करने में दिलचस्पी है। मैंने हाँ कहा और फिर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। उनकी कंपनी मसूरी के बाहरी इलाके में एक जमीन बेचने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि उसने इसका वर्णन किया, उस जमीन में बेचने लायक सब कुछ था। छुट्टियां बिताने के लिए हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन और एक आलीशान जगह, हिमालय की हरी भरी वादियां, और इतनी अच्छी जगह होने के बाद भी कंपनी बहुत ही कम कीमत पर उस जमीन को बेचने को तैयार थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिर भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उस जगह में ऐसा क्या है कि कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, स्थानीय लोगों का मानना है कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ मतलब? मैंने पूछा। वो कुछ देर शांत रहा, कोई जवाब नहीं दिया। मैं लगभग उसके आवाज की सरसराहट को सुन सकता था और फिर उसने कहा, लोग कहते हैं कि उस जगह के आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी। और उसकी ये बात सुनकर मेरा मन जैसे उछल पड़ा। बिंगो, यही तो मैं सुनना चाहता था। दूसरी तरफ से बोलना जारी था। उसने मुझे आगे कहा, मैं जानता हूँ कि आप एक रेप्यूटेड इन्वेस्टिगेटर हैं। मैंने आपके सभी वीडियो देखे हैं। क्या आप प्लीज मेरे साथ मसूरी से यात्रा कर उस जगह पर आ सकते हैं, ताकि आप इस जगह को देख सके और मुझे बता सके कि इस जगह में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ है। यदि कोई रहस्य है तो उसके तह तक जाने में आप हमारी मदद करें। ऐसे के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या आप मेरा काम करेंगे? उसका सुर आग्रहपूर्ण था, लेकिन उसकी आवाज में एक तरह का भय भी था, जो कि मुझे उसकी आवाज से कुछ कुछ महसूस हो रहा था। मैंने उसे पूछा, क्या होगा अगर वहाँ सचमुच कुछ हुआ तो? उसने जवाब में इतना कहा, अगर वहाँ है तो वहाँ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपकी भेंट से इन अफवाहों को विराम लग जाएगा और शायद इससे हमें वो प्लॉट बेचने में मदद मिलेगी। उसका प्रस्ताव दिलचस्प लग रहा था और मुझे भी ऐसी जगह पर जाना, उनकी खोजबीन करना अच्छा लगता था। मैंने उनसे कुछ समय मांगा। मुझे इस पर विचार करने और उस स्थान के बारे में और अधिक जानने में एक दिन लग गया। इंटरनेट और दूसरे माध्यमों द्वारा खोजबीन करने के बाद मैंने उन्हें हाँ कहा। अगले दिन दीपांशु ने मुझे एक निश्चित समय आने को कहा और मैंने उसे हामी भर दी। अपनी सहमति व्यक्त करने के बाद मैं उसकी आवाज में उत्साह को महसूस कर पा रहा था। लेकिन सच कहूं तो हम में से किसी को भी नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे थे। मैं अपने कुछ चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद 9 फरवरी 2015 को मसूरी पहुंचा। जैसे ही मेरी बस मुझे दिल्ली से देहरादून ले गई। सच कहूं तो जैसे जैसे मैं हिमालय के करीब जा रहा था, उस जगह को जानने के बारे में मेरी उत्सुकता और भी बढ़ती जा रही थी। हिमालय की वादियों में आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। इस विशाल पर्वत श्रृंखला में कुछ ऐसा है कि इस अनुभव से आप बच नहीं सकते।
यहाँ तक कि सैकड़ों मीलों दूर से भी ये वादियां आपको अपनी तरफ खींच लेती है। और इस बार तो मैं वहाँ खोजबीन करने और अपने काम से जा रहा था। दीपांशु मुझे लेने के लिए देहरादून बस अड्डे पर अपनी बाइक लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। असल में वो मेरी सोच से बिल्कुल विपरीत था जिससे मैंने फोन पर बात की थी। उसकी आवाज को सुनकर मुझे लग रहा था कि वो कोई बूढ़ा हट्टा कट्टा आदमी होगा, थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी और विचारशील आंखों वाला। इसके बजाय जिससे मेरी मुलाकात हुई वो औसत कद का, क्लीन शेव्ड और काफी जवान लड़का था। वो शर्ट और पतलून पहने हुए मेरा इंतजार कर रहा था, जो कि किसी ऑफिस कर्मचारी की पोशाक थी। जब उसने मुझे देखा तो वो दौड़कर मेरे पास आया और मेरा बैग लेने के लिए जिद करने लगा। और उसने मुझे पूछा, जय सर, यात्रा कैसे रही आपकी? जी, मुझे सिर्फ जय कहकर पुकारे, मैंने जोर देकर कहा। यात्रा अच्छी रही। मुझे खुशी है कि मैंने सुबह जल्दी शुरुआत की और मेरे फेफड़े अब ताजी पहाड़ी हवा से भर गए हैं। मेरी बात सुनकर वो भी हंस पड़ा। अगले 2 दिनों में आपको यहाँ के वातावरण का और भी बेहतर अनुभव होगा। मैंने आपके लिए एक लॉज बुक किया है, एक शांत और आरामदायक जगह। ये ऑफ सीजन है इसलिए कोई पर्यटक भी नहीं है। और हाँ, आप होटल का खाना बिल्कुल न खाएं। मैं आपके लिए खाना लेकर आया करूंगा। मेरी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। उनके आतिथ्य से मेरा मन और भी ज्यादा आनंद से भर गया। मैं उसकी बाइक पर बैठा और अगले 1 मिनट में हम वहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने लगे जो हमें लॉज तक ले जाने वाला था। रास्ते में उसने मुझे आगे के प्लान के बारे में बताया। उसने इसके बारे में काफी तकनीकी रूप से बात की, जगह की कीमत और कुछ आंकड़ों का उपयोग किया जिनमें मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा कि यह जगह बिल्कुल नई है, इससे पहले वहाँ कोई नहीं रहता था और न ही किसी अन्य चीज के लिए इसका उपयोग किया गया था। पर पता नहीं फिर भी लोग उसे क्यों नहीं खरीदना चाहते। उस रात जैसा उसने वादा किया था वो मेरे लिए घर का खाना बना कर लेकर आया। उसकी टिफिन खोलने से पहले ही खाने की खुशबू से मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। चपाती, चावल और सब्जियों के साथ दाल भी थी। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि इतने लंबे समय से घर से दूर रहा है, घर का बना कुछ भी एक दावत की तरह था। मैंने उससे तब तक बात नहीं की जब तक मेरा पेट नहीं भर गया। और खाना खत्म करने के बाद मैंने उससे पूछा, तो दीपांशु, तुम उस जगह के बारे में, उससे जुड़ी कहानियों के बारे में क्या सोचते हो? मतलब जिस नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपने मुझे बताया था। दीपांशु मेरे पास बैठा था। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो वो बीच में ही खाना खाते हुए रुक गया और अपना निवाला एकदम से निगल कर कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पुराने किस्से कहानियां हैं और कुछ नहीं। क्या सच में तुम्हें यही लगता है? जय, एक बार जब आप गाँव वालों को जान लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। यहाँ पहाड़ों में मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं है। लोग अपना मनोरंजन करने के लिए अपने खुद के तरीके ढूंढ लेते हैं। यहाँ लगभग हर कोई एक बेहतरीन कहानीकार है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने पूछा, तो क्या आपको लगता है कि उस जगह के बारे में लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं? उसने अपना सर लगभग ना में हिलाते हुए कहा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, पर मेरी राय में ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। बाकी अब आप यहाँ हैं, मुझे आशा है कि आप खुद ही पता लगा लेंगे। उसने सिर्फ इतना कहा और खाना खत्म करने में लग गया। मैंने भी आगे उस विषय में कोई बातचीत नहीं की। मैं समझ गया था कि उसे सिर्फ संपत्ति बेचने में रुचि थी। उस जगह के बारे में किसी भी भूतिया डरावनी कहानी को हवा देना निश्चित रूप से उनके हित में नहीं था। उस रात नीचे घाटी से झिंगुरों की और शिकारों की लय में आवाज आ रही थी। सो जाने से पहले मैंने बिना कुछ और सोचे उस जगह पर जाने का मन बना लिया। मैं जानता था कि इन कहानियों और अफवाहों से मुझे अपने काम में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। मुझे इसे खुले दिमाग से सोचना होगा, खुद जाकर देखना होगा। और जो मैं देखने और अनुभव करने जा रहा था उसे स्वीकार करने के लिए भी मुझे तैयार रहना था। जब दीपांशु सुबह मुझे लेने आने वाला था तो मैं उससे 2 घंटे पहले ही अपना सारा जरूरी सामान बैग में भरकर जाने के लिए तैयार था। अपने बैकपैक में मैंने अपनी कई फ्लैशलाइट्स, इंफ्रारेड थर्मामीटर, एक K2 मीटर और एक नया अतिरिक्त उपकरण PSB 11 स्पिरिट बॉक्स भर लिया था। मैंने ये उपकरण हाल ही में खरीदा था और सच कहो तो आज मुझे इस उपकरण को उपयोग करने की इच्छा हो रही थी। PSB 11 उपकरण एक रेडियो की तरह काम करता है जो अलग अलग बैंडविड्थ को कैप्चर करता है। जहाँ पर साधारण रेडियो केवल कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, वहाँ ये उपकरण उन फ्रीक्वेंसी को भी ट्यून कर सकता है जो मानव श्रव्य सीमा से परे है। दीपांशु बाइक लेकर मुझे लेने आया। उसके आते ही हम उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े। मसूरी की ओर जाने वाला रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। एक तरफ पहाड़ियों और दूसरी तरफ गहरी घाटी के बीच एक संकरा रास्ता। इनमें कई अंधे मोड़ थे जहाँ ट्रक और बसें अचानक से किसी राक्षस की तरह सामने आ जाती थी। अब पैरानॉर्मल खोजबीन करने के कारण मुझे अदृश्य प्रेत आत्माओं और भूतिया जगहों से इतना डर नहीं लगता था जितना मुझे किसी सांप जैसे इस घुमावदार रास्ते से लग रहा था।
वहां से गुजरते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि इन घाटियों में नींद में डूबे किसी शराबी द्वारा चलाए जा रहे ट्रक की चपेट में आकर एक सेकंड में ही किसी की मौत हो सकती है। और ये सब कुछ मुझे उस वक्त किसी भूत या प्रेत आत्मा का सामना करने से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हम ऊपर की ओर सवारी कर रहे थे। दीपांशु का अपना पूरा ध्यान सड़क पर था, जिससे मुझे आसपास का सर्वेक्षण करने का एक अच्छा मौका मिला। हम लगभग चोटी पर थे जब मैंने दूर की पहाड़ियों में एक पहाड़ी में कुछ अजीब देखा। हम जहाँ थे वहां से वो जगह लगभग 15 किलोमीटर दूर नजर आ रही थी और वहाँ पहाड़ियों से किसी प्रकार का गिरा हुआ ढांचा लटका हुआ दिखाई दे रहा था। उस टूटी संरचना को देख मैं उन्हें देखने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। मैंने उस तरफ इशारा करते हुए पूछा, दीपांशु वो क्या है? दीपांशु ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो समझ गया कि मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ। वे लंबी डहर खदानें हैं जिन्हें लंबेदार खदानों के नाम से भी जाना जाता है। खदानें? आपके यहाँ खदानें हैं? उसने हाँ में सर हिलाया। कुछ साल पहले यहाँ चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी। दरअसल उन दिनों इन हिस्सों में ढेर सारा चूना पत्थर का खनन किया जाता था। हुआ करती थी मतलब अब खदानें बंद हो गई है। दीपांशु ने बड़ी सरलता से कहा, ये एक अदालत का आदेश था, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन 20 साल पहले यहाँ कुछ एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी। कई सारे लोग मारे गए थे और उस दुर्घटना के बाद खदानें बंद कर दी गई थी। ओह। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मैं बार बार दूर नजर आ रही खदानों की रूपरेखा को देखे जा रहा था, जो अब पहाड़ में एक उभरी हुई दरार की तरफ दिखाई देने लगी थी। देखने में वो दृश्य किसी ईश्वरी चमत्कार से कम नहीं था और उसे देख ऐसा भी लग रहा था मानो वो कोई मौत का जाल हो। 10 मिनट बाद दीपांशु ने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी कर दी और मुझे कहा, हम पहुंच गए। मैं बाइक से नीचे उतरा और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क काफी संकरी थी और सड़क के दोनों तरफ समान रूप से बंजर और उजाड़ जमीन फैली हुई थी। शायद उस वक्त दीपांशु को मेरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दी, क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वही एक प्लॉट के पास ले गया और मुझे एक खास जगह पर खड़ा कर उसने कहा, ये रहा प्लॉट जिसे हम बेचना चाहते हैं। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए आगे कहा, ये पूरा 2 एकड़ का प्लॉट है। वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल कंकड़ पत्थर से ढकी समतल भूमि थी। वहाँ कुछ भी निर्माण नहीं हुआ था, एक दीवार तक नहीं, एक ईंट तक नहीं। असल में वो जगह ऐसी थी कि वहाँ आसानी से अतिक्रमण किया जा सकता था, लेकिन मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि अतिक्रमणकारियों के लिए चेतावनी देने वाला एक साइन बोर्ड भी वहाँ नहीं था। मैंने उस आयताकार भूखंड को ध्यान से देखा। वहीं एक किनारे पर बकरियों का एक झुंड बंजर भूमि पर बिखरी विरन झाड़ियों को आराम से चल रहा था। मैंने उन्हें देखा और फिर अपना ध्यान हटाया। बिना कुछ कहे मैं उस प्लॉट पर चलता रहा। वहाँ कुछ पत्थर के निशान थे जो उस प्लॉट की सीमा निर्धारित कर रहे थे। मैं उन पत्थरों की रेखा के साथ चल पड़ा। मैंने एक बार फिर उस जगह का पूरा चक्कर लगाया और फिर वापस केंद्र पर आ गया। दीपांशु अपनी पतलून की जेबों में हाथ डाले खड़े खड़े मुझे देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा बैकपैक अभी भी मेरे कंधों पर था। मुझे उसे खोलने की जरा भी जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस जगह में कुछ भी अजीब मुझे महसूस नहीं हो रहा था। अपनी जांच के दौरान मैं हमेशा सबसे पहले अपनी चेतना पर भरोसा करता हूँ। जब भी मैं पहली बार किसी जगह पर जाता हूँ तो वहाँ की हवाओं को, वहाँ की तरंगों को और जगह में बसी बेचैनी को महसूस करने की कोशिश करता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि जगह लोगों की तरह जीवित होती है। इनमें भी किसी इंसान की तरह कुछ खास तरह की तरंगे होती है। हम में से सभी लोग इन्हें महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन तरंगों को महसूस कर पाते हैं। आप ही सोच कर देखें, शायद ऐसा कभी न कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप पहली बार किसी के घर जाते हैं। घर में सब कुछ शानदार होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। सब होने के बाद भी अकेलापन महसूस होता है। सब कुछ शांत होते हुए भी आपको अशांति महसूस होती है। इसे ही हम नकारात्मक वाइब कहते हैं। जब किसी स्थान पर कुछ बुरा होता है तो उस जगह से उस ऊर्जा का संचार होता रहता है। एक काली, एक नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। शायद इतने वर्षों से इस तरह के काम करने के बाद ऐसे ऊर्जा क्षेत्रों को समझने के लिए मुझ में एक रडार जैसी शक्ति का निर्माण हो गया था। मेरा पूरा शरीर अपने आप ही किसी नेगेटिव वाइब्स को महसूस कर लेता है। लेकिन यहाँ जब मैं प्लॉट के चारों ओर घूम रहा था तो मुझे किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरह की तरंग बिल्कुल महसूस नहीं हुई थी। वहाँ मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। मैं बार बार उस जगह को देख रहा था, आसपास घूम रहा था और उसे अच्छे से महसूस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे बार बार वैसा करता देख दीपांशु ने मेरी ओर उम्मीद से देखा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे क्या सुनने की उम्मीद कर रहा था,
लेकिन सच कहूं तो मेरे पास उसे बताने लायक कुछ भी नहीं था। मैं वहां खड़ा होकर उसे कुछ कहने के बारे में सोच रहा था कि मेरी नजर दीपांशु के कंधे पर पड़ी। वो वही थी, लंबी देर खड़ाने। वो जगह हमसे भले ही काफी दूर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनका बोझ दीपांशु के कंधों पर हो, जैसे कि दीपांशु उन्हें अपने कंधे पर उठाकर वहां खड़ा हो। मुझे वास्तव में ठीक से नहीं पता था कि हम कहाँ खड़े थे, लेकिन जितना मैं समझ सका मुझे ऐसा लग रहा था जैसे खदानों का प्रवेश द्वार सीधे ही इस जगह से, इस भूखंड से नजर आ रहा हो। मैंने वहीं से दीपांशु के पीछे देखते हुए उसे कहा, दीपांशु, मुझे नहीं लगता कि इस जगह में कुछ भी गलत है। आपका क्या मतलब है? अगर यहाँ कुछ गलत नहीं है तो फिर लोग क्यों कहते हैं? मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ किसी दूसरी जगह का प्रभाव है। दीपांशु बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखता रहा। वहां देखो। दीपांशु, मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे पीछे घुमाया और खदानों की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि आपकी समस्या इस जगह में नहीं, बल्कि उस जगह से जुड़ी हुई है। खदान से? मैंने हाँ में सर हिलाया। अगर मैं तुम्हें अभी वहां जाने के बारे में कहूँ तो तुम क्या कहोगे? हमारी मंजिल उस प्लॉट से करीबन 4 किलोमीटर दूर थी, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क के कारण दूरी ज्यादा लग रही थी। दीपांशु को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस जगह की, उस प्लॉट की जांच करने के बजाय खदानों में क्यों जाना चाहता था। लेकिन मुझे लगता है कि शिष्टाचार के कारण उसने मुझे कुछ नहीं कहा और वो वहां जाने के लिए तैयार हो गया। सच कहूं तो मैंने पहले इस बात पर ज्यादा विचार नहीं किया था, लेकिन अभी जो मैंने देखा था वो दृश्य मुझे उस दुर्घटना और खदान के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं जानता था कि इतनी बड़ी दुर्घटनाएं सामान्य नहीं होती, लेकिन इस मामले में मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सबसे पहले ये खदान पहाड़ी की चोटी पर किसने और कैसे बनाई थी। मैंने उस लंबी रहर माइन को देखते हुए उसे कहा, उस भूमि का आकार देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जगह भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील जगह है। तो आखिर वहाँ कोई क्यों खनन करना चाहेगा? सब कुछ सुनने के बाद दीपांशु ने कहा, मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा सुना है कि भूस्खलन के कारण वहाँ काम करने वाले सारे लोग फंस गए थे और दम घुटने से उनकी मौत हो गई थी। बहुत ही बुरा हुआ था दीपांशु। वैसे कितने लोगों की मौत हुई होगी वहाँ? और यहीं पर मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। दीपांशु ने बड़ी ही शांति से मुझे जवाब में मरे हुए लोगों का आंकड़ा बताया और उस जवाब ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। लगभग 20,000। 20,000? मैं जोर से चिल्लाया। मैं इतना जोर से चिल्लाया था कि वहां से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा। बाइक रोको, अभी यहीं पर। दीपांशु ने बाइक को ब्रेक लगाया और उसे थोड़ा साइड में ले गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए था। मैं बाइक से नीचे उतरा और सड़क के किनारे तक चला गया। वहां खड़े होकर मैंने नीचे घाटी को देखा और एक गहरी सांस ली और फिर से मैं उसके पास लौट गया और उसे कहा, क्या तुमने कहा कि उन खदानों में 20,000 लोग मारे गए थे? हाँ, लोग तो यही कहते हैं। ओह दीपांशु, मेरे भाई, मुझे इस बात को कंफर्म करना है। क्या यहाँ कोई है जो इस विषय में ठीक से जानता हो? दीपांशु अब मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई मानसिक रोगी हूँ। उसे मेरी मानसिकता पर संदेह हो रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं किसी मानसिक रोगी जैसा बर्ताव कर रहा था। उस जानकारी ने मेरे दिमाग को जैसे हिलाकर रख दिया था। कुछ देर रुकने के बाद दीपांशु ने कहा, खदानों के पास एक पुरानी चाय बिस्किट की दुकान है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी है। वो पिछले कई सालों से वहाँ काम कर रहा है। शायद वो मुझसे ज्यादा जानता हो। ठीक है, चलो फिर उस बूढ़े आदमी से मिले। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और इतनी सारी असंतुष्ट आत्माओं के बारे में सुनकर मेरी हड्डियां कांपने लगी थी। हमने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उस सुनसान अकेली जगह पर उस दुबले पतले बूढ़े आदमी का होना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, जो कि अकेला ही वहाँ के रिहायशी इलाके से दूर इतनी ऊंचाई पर था। उस ऊंचाई पर उसे ग्राहक थे भी या नहीं पता नहीं। जब हमने उसके बगल में गाड़ी पार्क की तो उसने हमें आश्चर्य से देखा, लगभग ऐसे जैसे वो हमें वहाँ नहीं चाहता था। हमने अपनी चाय की ऑर्डर दी और उससे बातचीत शुरू करने के लिए मैंने एक सवाल किया, काका, यहाँ इतनी ऊंचाई पर ग्राहक मिलते भी हैं? उस बूढ़े ने अपनी थकान भरी नजरों से मुझे देखा और मेरे सवाल का जवाब दिया, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाता है। यह सड़क हाथी पांव को मसूरी से जोड़ती है। जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं या रास्ता भटक जाते हैं, वो मुझे मिल जाते हैं। मैंने बात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहचान बताई। काका, मैं जय हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे इस दोस्त के पास यही एक जमीन का टुकड़ा है जिसे वो बेचना चाहता है।
लेकिन वो बेच नहीं पा रहा। मेरी बात पर वो बूढ़ा आदमी धीमे से हंसा। कैसे बिकेगा? और फिर उसने खर्राटे लेते हुए आवाज में कहा, तुम्हें मेरे पीछे वो खंडर दिख रहा है? वो लंबी देर खदाने हैं। शायद आपने खदान की नमक वाली चुड़ैल के बारे में नहीं सुना है। मेरे होठों से एक धीमी सी सीटी निकली। नमक वाली चुड़ैल मतलब साइफिश? मुझे और बताओ काका। जाहिर था कि उस कहानी को बताने के लिए काका के पास बहुत समय था, क्योंकि उस समय हमारे अलावा उनके पास दूसरा कोई ग्राहक ही नहीं था। उनका सिर एक तरफ झुका हुआ था, आंखों में दूर का दृश्य था। उन्होंने अपनी थकी आंखों से एक नजर खदानों को देखा और फिर उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई। ये कहानी 100 साल से भी अधिक पुरानी है, जब ब्रिटिश भारत पर शासन करते थे। बाबा ने कहानी सुनाना शुरू किया और मैं ध्यान लगाकर उन्हें सुनने लगा। उस समय मसूरी एक छोटा, एक अज्ञात शहर था। एक वर्ष एक ब्रिटिश अधिकारी को यहाँ की सुहानी वादियों से प्यार हो गया था और फिर उसने यहाँ अपना घर बना लिया। वो उसी रास्ते पर कहीं पहाड़ियों पर रहता था। वो इन वादियों में घूमता था, अक्सर नई जगह को खोजा करता था। अपनी एक यात्रा के दौरान वो यहाँ उस स्थान पर उतरा। उस समय यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पहाड़ी के ठीक ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला कि झोपड़ी में केवल एक बूढ़ी औरत रहती है, जो कि उन्हें कभी कभार ही दिखाई देती है। लोगों का मानना था कि बुढ़िया खड़ूस और सनकी है और इसलिए उसके वहां कोई नहीं जाता था। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज की जिज्ञासा परवान पर चढ़ी। खुद को उस चोटी पर जाने से रोक पाने में असमर्थ रहा। विरंगी पहाड़ पर चढ़ गया और झोपड़ी तक पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तब बुढ़िया चूल्हे पर झुककर अपने लिए खाना तैयार कर रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर लंबे अधिकारी को खड़ा देखा और उसका स्वागत किया। बुढ़िया ने उसे चाय पेश की। अधिकारी ने उससे पूछा कि वो अकेली क्यों रहती है। बुढ़िया ने उसे अपनी भाषा में ही कहा कि वो एक बंजारा जाति से है और उसके जाति के लोग इसी तरह रहते हैं। जब ब्रिटिश अधिकारी वापस घर लौटा तो उसने अपने जूते उतारे और अपने तलवों पर कुछ सफेद जैसा पाउडर देखा। उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। काफी कुछ था जो उसके जूते में फंसा हुआ था। उसने उस पाउडर को छू कर देखा तो पता चला कि वो एक सर्वोत्तम गुणवत्ता का चूना पत्थर था। उसने जूते को पूरा साफ किया और उसके आधार पर उसने यह अनुमान लगाया कि पूरी पहाड़ी के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले चूना पत्थर का भंडार है। उसने उस पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। लगभग रातों रात अधिकारी ने सभी जगह खदानें बनाने का आदेश दिया। एक सप्ताह के भीतर उनके अधिकारियों का एक दल बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचा और उसकी झोपड़ी को गिरा दिया गया। उस औरत ने दर्द भरी आंखों से अपनी तबाही देखी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बिना किसी शिकायत वहां से चली गई। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा था। किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो अचानक कहां चली गई। लगभग जैसे वो कहीं गायब से हो गई थी। समय के साथ खदानें शहर में गतिविधि का केंद्र बन गई। आसपास के गांव से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आने लगे। मेरे जैसे पुराने लोग जानते हैं कि इन खदानों ने मसूरी की प्रतिष्ठा में कितना सुधार किया है। दीपांश और मैं, हम दोनों चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहे थे। कहानी के बीच में हमारी चाय ठंडी हो गई थी तो बूढ़े आदमी ने हमारे लिए फिर से ताजा चाय के गिलास भर दिए। मैंने एक घूंट लिया और महसूस किया कि अंदर की ठंडक को गर्म करने के लिए मुझे इसकी आवश्यकता है। और फिर मैंने उनसे आगे पूछा, दुर्घटना के बारे में क्या काका? इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, बूढ़े व्यक्ति ने पीछे मुड़कर खदानों के प्रवेश द्वार की ओर देखा।
मानो वहां देख वो कहानी के इस घिनौने हिस्से को उजागर करने की अनुमति मांग रहा हो। मतलब आपने दुर्घटना के बारे में सुना है? खैर, किसने नहीं सुना। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो कुछ समय के लिए खदानें बंद कर दी गई थी और कुछ साल बाद फिर से खुली। लोग वहां कई दशकों तक काम करते रहे। ठीक से कहे तो 1996 तक, जब वो दुर्घटना हुई। अब तो हम और कान देकर उनकी बातें सुनने लगे। दुर्घटना के समय में यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने कहानियां सुनी है। उस खास दिन वहां हजारों लोग काम कर रहे थे, मजदूर, खनीक, सुपरवाइजर सभी। वो सारे लोग रोजाना बड़े जोखिमों का सामना करते हुए टनों चूना पत्थर खींच कर लाते थे। ये रोज की तरह का एक काम था। उस सुबह एक महिला गेट पर दिखाई दी थी। उसके साथ एक बच्चा भी था। वो एक खाने का डिब्बा लेकर आई थी। उसने कहा कि ये उसके पति के लिए था। खनिकों की पत्नियों के लिए अपने पतियों के लिए भोजन ले जाना तब आम बात थी, और इसलिए वहां जो गेट कीपर था उसने उसे अंदर जाने दिया। वो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर खदान में चली गई, लेकिन उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अब उस घटना की शुरुआत में एक असामान्य बात घटी थी। जो बच्चा वो औरत बाहर छोड़ कर गई थी, वो गेट कीपर की आंखों के सामने एकदम से गायब हो गया। वो आदमी बाहर बैठा बच्चे को खेलते हुए देख रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी नजर हटा ली और जब पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा वहां नहीं था। उसने वहां कुछ लोगों से इस बात का जिक्र तक किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात खदानों में काम जोरों पर था। आधी रात में बाहर झोपड़ियों में रहने वाले सुपरवाइजर और बाकी लोगों ने कुछ गिरने की आवाज सुनी। वो दौड़कर बाहर आए और देखा कि खदान का प्रवेश द्वार ढह गया था। हर कोई अंदर फंस गया था, क्योंकि खदानों में आने जाने का यही एकमात्र रास्ता था। उन सुपरवाइजर लोगों ने अंदर के लोगों को किसी हरी जहरीली गैस के बारे में चिल्लाते हुए सुना, जिससे उनकी त्वचा उनकी हड्डी तक उधड़ रही थी। लेकिन बाहर खड़े लोग कुछ नहीं कर सके। सुबह तक चीखें कम हो गई थी। अधिकारियों को बुलाया गया, खदानों को विस्फोट कर उड़ा दिया गया, दरवाजा खोला गया, और इसके बाद जो हुआ वो इस जगह का अब तक का सबसे भयानक दृश्य था। वहां लाशों पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। फटी हुई, जली हुई लाशें, मजदूर, खनीक, सुपरवाइजर, जो भी अंदर था सभी मर चुके थे। कहा जाता है कि उस रात उन खदानों में 50,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। 50,000? पर मैंने तो 20 सुना है। मैंने बूढ़े से चौंक कर कहा। बूढ़े ने अपनी नरम आंखों से एक नजर फिर से उस खदान की ओर देखा और हल्की धीमी आवाज में फिर कहा, 50,000 से भी ज्यादा। तो दोस्तों, लंबी देर खदान इस कहानी का ये पहला भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।